वेलकम क्लास 10th। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ेंगे। देखो, हम अपने डेली लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स और सर्विसेज का यूज़ करते हैं, और ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनका मूवमेंट फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ सप्लाई टू द प्लेस ऑफ डिमांड, इसको ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा फुलफिल किया जाता है। ट्रेडर्स जो होते हैं, व्यापारी, ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक लाने का काम करते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। देयरफॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं दे आर प्री रिक्विजिट, मतलब दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर फास्ट डेवलपमेंट। अब ये जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं इनका मूवमेंट करने के लिए हम लैंड रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, वाटर रूट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एयर रूट का कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस आते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज वाटरवेज आती हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक जो हैं इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स आते हैं। आज कहा जाता है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक लार्ज विलेज की तरह हो गया है। जैसे विलेज में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान होता है, उसी तरह आज पूरे वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत आसान हो गया है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन तो डेवलप हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप होता चला जा रहा है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाते हैं। सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और एक में जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे के को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे देश के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं। हमारे देश के और हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ये लाइफलाइन का काम करते हैं। सो दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है लोकल, नेशनल और ग्लोबल ट्रेड के लिए। तो आज ट्रेड, व्यापार लोकल हो या नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, हमें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम ट्रेड को डेवलप कर सकते हैं। अब हम ट्रांसपोर्ट पर आते हैं। तो सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है रोडवेज। देखो, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो क्योंकि हमारी एरिया ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, नीड ज़्यादा है। इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है, रोड्स देखो रेलवे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसमें कई एडवांटेजेस हैं जो कि रेलवेज में नहीं मिलते। तो कौन से एडवांटेजेस हैं रोडवेज के ओवर रेलवेज? पहला है, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आता है। दूसरा, रोड्स किसी भी तरह के टोपोग्राफी में बनाई जा सकती है, प्लेन ज़मीन हो या स्लोपी एरियाज हो, हर जगह रोड बनाना पॉसिबल होता है। थर्ड है, दे कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। ढाल भी होगी तो हम रोड बना सकते हैं, बट रेलवे लाइंस के लिए हमें हॉरिजॉन्टल प्लेस होना ज़रूरी होता है, जैसे कि माउंटेनस एरियाज़ में रोड बनाना पॉसिबल है। फिर चौथा आता है, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सनस। अगर हमें दो चार लोगों को या थोड़े से सामान को ले जाना है तो पूरे रेलवे से ले जाना लॉजिकल नहीं है। तो थोड़े लोगों के लिए, थोड़े गुड्स के लिए रोड्स आर मोर सुटेबल। फिफ्थ पॉइंट आता है कि रोड्स हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। रेलवेज़ जहाँ तक हैं, हमें रेलवे स्टेशन से उतर के घर आने के लिए रोड की ज़रूरत पड़ेगी। रेलवेज़ कैन नॉट कम टू आवर डोर। सिमिलरली एरोप्लेन्स कैन नॉट कम टू आवर डोर। तो डोर टू डोर सर्विस रोड से प्रोवाइड करती हैं हमें। और लास्ट में हम आता है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है, इट
वर्क एज अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अभी बताया कि अगर हम रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ से आने के लिए हमें रोडवेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। रेलवे स्टेशन कैन नॉट बी एट आवर होम। तो ये जो रोड है रेलवे स्टेशन से हमारे घर तक, ये एक फीडर का रोल प्ले कर रही है। तो लास्ट पॉइंट यही आता है कि दे यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इंडिया में हम रोड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। दे आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। पहला आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। दे लिंक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये जो है हमारे एक्सप्रेस 6 लेन एक्सप्रेसवेज हैं। दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड नंबर पर आते हैं नेशनल हाईवेज। तो दे लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, laid and maintained by the Central Public Works Department. For example, Sher Shah Suri Marg. It is called National Highway Number 1 between Delhi and Amritsar. Third आते हैं state highways. They link a state capital with different district headquarters. इनका मेंटेनेंस स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करता है। फोर्थ नंबर पर आती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दे कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विथ अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इनका मेंटेनेंस ज़िला परिषद करती है। फिफ्थ में अदर रोड्स आती हैं जैसे रूरल रोड्स, जो कि रूरल एरियाज़ को टाउन से जोड़ने का काम करती हैं। सिक्स्थ एंड द लास्ट इज़ बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बॉर्डर रोड्स बनाने का, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम करता है इन द बॉर्डरिंग एरियाज़ ऑफ द कंट्री। तो बॉर्डरिंग एरियाज़ पर मिलिट्री सिग्निफिकेंस के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के पर्पज़ से इन रोड्स का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इट इज़ अनदर क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द रोड्स, इसके आधार पर रोड्स को हम मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स में डिवाइड करते हैं। मेटल रोड्स में सीमेंट का इस्तेमाल होता है, कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, या बिटुमिन ऑफ कोल का इस्तेमाल होता है। तो इन्हें हम ऑल वेदर रोड्स भी कहते हैं। अनमेटल रोड्स जो हैं वो कच्ची सड़कें होती हैं। रेनी सीजन में इस पर आवागमन में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। रोड डेंसिटी की बात करें तो देखो, रोड डेंसिटी की डेफिनेशन जो है, लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। हमारे देश में डेंसिटी ऑफ रोड्स जो है वेरी करती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में रोड डेंसिटी केवल 10 किलोमीटर है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि केरला में 375 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसमें कई प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन को। जैसे टोटल रोड नेटवर्क हमारे यहाँ जो है इनएडिकेट है। जितनी ज़रूरत है उतनी रोड्स हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। जितनी सड़कें हैं हमारे यहाँ, उसमें से भी लगभग हाफ तो अनमेटल्ड हैं। इस कारण रेनी सीजन में ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं। नेशनल हाईवेज जो हैं, दे आर ऑफ कोर्स प्रेजेंट बट दे आर इनएडिकेट, तो ज़रूरत से कम है। रोडवेज आर हाईली कॉन्जेस्टेड इन सिटीज़, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कॉन्जेस्टेड रोड्स हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस दे आर ओल्ड एंड नैरो, जिस पर से ये रोड्स पास करती हैं। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड्स। इसके बाद हम आते हैं रेलवेज़ पर। रेलवेज़ जो हैं प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मानी जाती हैं फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स बोथ। रेलवेज़ हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को पॉसिबल बनाती हैं, जैसे बिजनेस, पिलग्रिमेज। लोग अलग अलग पर्पस से ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं।
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पर इसके अलावा रेलवेज़ जो हैं दे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। रेलवेज़ ने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम भी किया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कांटेक्ट में आते हैं और यूनिटी बढ़ती है देश की, और दे ऑल्सो एक्ट एज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स। लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इन सभी में रेलवेज़ का कंट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेलवेज़ जो हैं दे बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑल्सो, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, एंड दे एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। चाहे इंडस्ट्री हो या एग्रीकल्चर, इसके डेवलपमेंट को तभी एक्सेलरेट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है जब रेलवेज़ एफिशिएंट हो, क्योंकि रेलवेज़ का कंट्रीब्यूशन रेलवेज़ इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और सभी में इम्पॉर्टेंट है। हमारे देश में रेलवेज़ को डिवाइड किया गया है 16 जोन्स में। जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इस तरह से 16 जोन्स में हम अपने यहाँ रेलवेज़ को डिवाइड करते हैं। इसके अलावा जो रेलवे लाइंस हैं, तो जब रेलवे लाइंस ले डाउन की जाती हैं तो उनकी दोनों रेलवे लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो वैरी करती है। हमारे यहाँ 3 तरह की गॉज पाई जाती हैं। ब्रॉड गेज 1.676 मीटर चौड़ाई होती है दोनों रेलवे लाइन के बीच में, मीटर गॉज 1 मीटर, एंड नैरो गेज 0.762 एंड 0.610। ये जो डेटा है ये रेलवे लाइंस के बीच की डिस्टेंस है। तो इन पर चलने वाली जो रेलवेज़ हैं, इंजन्स हैं और बोगीज़ हैं, इनके पहियों के बीच की डिस्टेंस भी अलग अलग होती है। पर अब हम इसको यूनिवर्सलाइजेशन लाने के लिए सभी रेलवे लाइंस को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। इससे हमारी रेलवेज एफिशिएंट भी बनेंगी और कैपेसिटी भी इसकी बढ़ेगी। रेलवे नेटवर्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, इसको कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पर प्लेन इलाका, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज होने के कारण दे हैव प्रोवाइडेड फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ रेलवेज। बट रिवर्स के आने से जगह जगह पर हमें ब्रिजेस बनानी पड़ती हैं, जिसके कारण ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। माउंटेनस रीजन्स, खास करके हिमालयन रीजन्स, दे आर ऑल्सो अनफेवरेबल फॉर मेकिंग रेलवेज, क्योंकि यहाँ पर हाई रिलीफ है, पॉपुलेशन बहुत कम है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। इसी तरह सैंडी प्लेन्स में, वेस्टर्न राजस्थान के इलाकों में, स्वैम्पी एरियाज़ ऑफ गुजरात में एंड फॉरेस्टेड एरियाज़ ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, इन सभी इलाकों में रेलवे लाइंस बिछाना एक चैलेंजिंग वर्क है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर कोंकण रेलवे जो डेवलप की गई है, इसने मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स को प्रमोट किया है। इट हैज़ फैसिलिटेटेड, इट हैज़ हेल्प्ड इन द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज गुड्स इन दिस एरिया। आज के समय में देखा जाए तो रेलवेज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमी, इन द नेशनल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन प्रॉब्लम्स आर ऑफ कोर्स देयर विद द रेलवेज। जो प्रॉब्लम्स रेलवेज को फेस करने होते हैं, सबसे बड़े इसमें मेजर प्रॉब्लम्स हैं। मैनी पीपल ट्रैवल विदाउट टिकट्स, जो कि रेलवेज को नुकसान पहुंचाते हैं। थेफ्ट्स आर कॉमन, पीपल डैमेज द रेलवे प्रॉपर्टी। इसके अलावा पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पीपल पुल द चेन विदाउट नेसेसिटी। तो ये सब जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेलवेज को डैमेज पहुंचाते हैं। दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेलवेज, इंडियन रेलवेज। अब हम आते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट पर।
तो देखिए, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है ये एक तरह से न्यू अराइवल माना जा सकता है इंडिया में। लेकिन पास्ट में भी पाइप्स का यूज़ होता था, पर केवल वाटर के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। बट नाउ these pipeline are used for transportation of crude oil, petroleum products and natural gas। यहाँ तक कि सॉलिड्स को भी पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बट फर्स्ट दे विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू स्लरी। स्लरी एक पेस्ट जैसे फॉर्म में सॉलिड्स को कन्वर्ट करके फिर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इसको भी भेजा जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग द पाइपलाइन इज़ हाई, बट लेटर इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बहुत कम आता है। और इसके ये भी फ़ायदे हैं कि इसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं होता, डिलेज नहीं होते, क्योंकि एक बार पाइपलाइन लगने के बाद कंटिन्यूअसली ट्रांसपोर्टेशन कैन गो ऑन, जो कि किसी भी अदर मोड में पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के 3 इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स पाए जाते हैं। पहला है अपर आसाम के ऑयल फील्ड से लेकर कानपुर तक पाइपलाइन। सेकंड है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब। और तीसरी इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है हमारे यहाँ हज़ीरा इन गुजरात, जो कि जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश इसको जॉइन करती है और विजयपुर इन मध्य प्रदेश से होते हुए पास करती है, HBJ पाइपलाइन। तो ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस आर देयर इन आवर कंट्री। इसके बाद हम आते हैं वाटरवेज पर। देखो, वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे कम लागत आती है इसमें, क्योंकि इसमें रिवर के वाटर की जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड, तो इट सेव्स आवर फ्यूल। इट इज़ मोर सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। ये फ्यूल एफिशिएंट होता है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इस तरह का ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। नेशनल वाटरवेज जो हमारे यहाँ बनाई गई हैं, नेशनल वाटरवेज आर, फर्स्ट है द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, 1620 किलोमीटर लॉन्ग, नेशनल वाटरवे नंबर 1। दूसरा है नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन साडिया एंड धुबरी, 891 किलोमीटर लॉन्ग। तीसरा है वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, जिसे हम नेशनल वाटरवे नंबर 3 बोलते हैं। इसके अलावा इनलैंड वाटरवेज में और भी कुछ रिवर्स आती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा एट्सेट्रा। दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इनलैंड वाटरवेज। वाटरवेज के अलावा हमारे देश का जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड, ये कैरी आउट होता है थ्रू द पोर्ट्स। तो पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड अलोंग द कोस्ट, कोस्टल एरियाज में ये पोर्ट्स होते हैं। और करीब 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, और अगर वैल्यू में देखा जाए तो 68% जो है इन्हीं पोर्ट्स के जरिए होता है। तो अब हम आते हैं मेजर सी पोर्ट्स पर। देखो, इंडिया में 12 मेजर सी पोर्ट्स एंड 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं कांडला इन कोच्चि। कांडला पोर्ट, it was the first port developed after independence to ease the volume of trade on मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट के बोझ को कम करने के लिए कांडला इन कच्छ was developed। ड्यू टू लॉस ऑफ कराची पोर्ट, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कराची पोर्ट पहले इंडिया में हुआ करता था, ये चला गया पाकिस्तान में। तो अब मुंबई पोर्ट पर बर्डन बढ़ गया, इसीलिए कांडला को डेवलप किया गया। ये एक टाइडल पोर्ट है और इट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ग्रैनरी एंड इंडस्ट्रियल गुड्स।
तो ग्रैनरी यानी कि एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स दोनों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहाँ से होता है कांडला से। इसके बाद हम आते हैं मुंबई पर। मुंबई हमारे देश का लार्जेस्ट पोर्ट है। इसमें नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर है जहाँ पर कि शेल्टर प्रोवाइड किया जा सकता है शिप्स को। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इसको डेवलप किया गया मुंबई पोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए, डिकॉन्जेस्ट करने के लिए। इसके बाद मारमागांव पोर्ट जो कि गोवा में है, ये हमारा मेन आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है। फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, ये आयरन और फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस इसको एक्सपोर्ट करता है। एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में कोच्चि पोर्ट है। इट इज़ एट द एंट्रेंस ऑफ ए लेगून और यहाँ पर एक नेचुरल हार्बर है, आर्टिफिशियल नहीं है, इट इज़ नेचुरल हार्बर एंड इट इज़ सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ ए लेगून। तमिलनाडु का तूतीकोरिन पोर्ट जो है, यहाँ पर भी एक नेचुरल हार्बर है और एंड रिच हिंटरलैंड इज़ ऑल्सो फाउंड। हिंटरलैंड मीन्स इंटरनल एरिया, भीतरी प्रदेश जो होता है उसे हम बोलते हैं हिंटरलैंड। ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज आर हैंडल्ड थ्रू दिस पोर्ट इवन टू आवर नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स एक्सेट्रा को माल यहाँ से भेजा जाता है। चेन्नई जो कि हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट माना जाता है, इट रैंक्स नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। तो मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है चेन्नई पोर्ट से। इसके बाद विशाखापट्टनम, ये जो है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट माना जाता है। कोलकाता, ये इनलैंड रिवरिन पोर्ट है। ये सर्व करता है बहुत बड़े और रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बहुत बड़े भीतरी प्रदेश को ये सर्व करता है। इट इज़ ए टाइडल पोर्ट। हल्दिया पोर्ट, इसको डेवलप किया गया टू रिलीव द ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। तो जब कोलकाता पोर्ट पर बर्डन ज़्यादा हुआ तो उसके बर्डन को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट को फिर डेवलप किया गया। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।